जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग छठे प्रैक्टिस सेट का कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सभी पांचों प्रैक्टिस सेट का कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हॉकी पंजाब। दोस्तों हॉकी पंजाब ने 17 से 28 नवंबर तक चेन्नई के राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम में हुए हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 13th का 13वां संस्करण का 2023 का खिताब जीता है। इन्होंने हरियाणा को हराया है, हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की है। अगर बात करें महिलाओं का, तो फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस जीता है महिलाओं ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों के कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए हैं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश राज्य में सड़क की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च 2023 में भारत ने 4 राज्यों क्रमशः हिमाचल है, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ल्ड बैंक से समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये हलुसिनेट को चुना गया है। इससे संबंधित और भी रेलेवेंट फैक्ट पिक्चर के माध्यम से जान लेते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जिसमें हॉलोसिनेट को अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना गया है। हॉलोसिनेट का अर्थ मतिभ्रम होता है। रीज अगर पूछता है दोस्तों तो ये ऑक्सफोर्ड द्वारा चुना गया है। रीज का अर्थ है आकर्षण करने की क्षमता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा चुना गया है। तो ये तीनों हैं, कैम्ब्रिज, कॉलिंस और ऑक्सफोर्ड। चौथा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये यूके ग्लासगो में किया जाएगा, यूके के ग्लासगो में। अगर इसी में पूछा जाता है 2025 में, तो ये टोक्यो जापान में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट जान लेते हैं जो हाल ही में होने वाले हैं। तो दोस्तों समर ओलंपिक 2024 का होगा पेरिस फ्रांस, 28 लॉस एंजलिस और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा मेन क्या है, कॉमनवेल्थ गेम तो हो गया। एशियन गेम्स अभी 2026 में जापान में होगा, हम लोगों ने अभी बात किया। और 2030 में दोहा कतर, 34 में रियाद सऊदी अरेबिया।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा और 31 इंडिया बांग्लादेश में। इसके अलावा और जो इवेंट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा इसको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये फंगा अभियान है, काफ़ी चर्चित रहा है। आइए इससे संबंधित फैक्ट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने हाल ही में फंगा अभियान शुरू किया है, जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को भी शामिल करने का आग्रह किया है। इस अभियान का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में कवक की आवश्यक भूमिका को पहचानते हुए पौधों और जानवरों के समान कवक के महत्व को बढ़ाना है। गौरतलब है कि कवक पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग है, जो अपघटन, वन पुनर्जनन और पोषक चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का उद्देश्य कवक को रोजमर्रा की बातों और शैक्षिक सामग्रियों में शामिल करके विश्व में कवक के बारे में जागरूकता और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कवक का संरक्षण रणनीतियों में शामिल करने से पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करती है? तो ये सबको पता होगा, ये 10 डिग्री जल संधि है। 8, 9 और 10 तीनों को हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मैप, पिक्चर या फैक्ट्स के आधार पर अगर चीज़ों को, प्रश्नों को नहीं समझेंगे तो आपको ना वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी क्वेश्चन हो उससे संबंधित मैप को समझे, इमेज देखे या फिर उससे डिटेल्स फैक्ट्स में उससे कोरिलेट क्वेश्चन को देखे। नहीं तो कहते हैं ना कि हिस्ट्री जियोग्राफी है बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफ़ा। प्रैक्टिस सेट ऐसे आप लोग लगाओगे, सीधे पढ़ के कुछ नहीं होगा। आज पढ़ोगे, अगले 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना दिन में रिवीजन नहीं होगा, वो आपसे दिमाग से चला जाएगा। लेकिन चीज़ों को अगर आप एक बार मैप से समझ लोगे, आपको ये पूरी ज़िंदगी मतलब मस्तिष्क में छप जाएगी। तो चलिए समझते हैं। 10 डिग्री चैनल यहाँ है, 10 डिग्री ये चैनल उत्तरी अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री, 8 डिग्री यहाँ है। ये मालदीव और मिनिकॉय, ये 8 डिग्री आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मालदीव अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत और मालदीव के संबंध अच्छे नहीं रह रहे हैं। और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये 8 हो गया, 9 और 10, 8, 9। और ये चीज़ें ना आपको दिमाग में ये आ जाएंगी। अब आप लोग भूलोगे नहीं इसको। अब देखिए, अब समझ लीजिए आप। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो दोस्तों वी ऑल नो, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है और इसका समुद्री सीमा से कोई मतलब नहीं है। मैप के माध्यम से इसे संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों अगर पूछता है कि भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 9 राज्य हैं। और इसमें सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। मतलब ये सिक्किम जो है इसका 3 देशों से सीमा लगता है। और पूछता है कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। यहाँ से यहाँ तक 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। और जलीय से पूछता है कि जलीय सीमा से कितना जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान, इधर मालदीव, ये श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, तो ऐसे 7 देश हो जाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि बांग्लादेश से ये त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा समुद्र से तटीय प्रदेश कौन सा है? तो ये
गुजरात है। बॉर्डर शेयरिंग के मामले सबसे लंबी बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये मालदीव है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं। स्थापना की बात करता है दोस्तों, ये स्थापना 1997 में हुआ। बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड और भूटान और नेपाल है बिम्स्टेक। अगला प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत साहित्य में। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये 1992 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है कौन है? तो ये हैं हरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था और एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए। इनको 1983 में भौतिकी के लिए। अच्छा, किन किन को मिला है जो भारत या भारतीय मूल के हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ 9 नोबेल लॉरेट्स जो इंडियन ऑरिजिन के मूल के लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, मिला कब? 1913 में किसी साहित्य के लिए। उसके बाद सीवी रमन 1930 में वर्क फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट फिजिक्स के लिए। हरगोविंद खुराना डिस्कस किए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन सिंथेसिस। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 अमेरिकी मूल के हैं और इनको स्टडी ऑफ फिजिक्स प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन को नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के लिए 1998 में। वेंकटरमन रामाकृष्णा ब्रिटिश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक 2009 में मिला स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए। कैलाश सत्यार्थी जी को हाल ही में 2014 में शांति के लिए मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिला था। और 2019 में सबसे रिसेंट अभिजीत बनर्जी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था, इकोनॉमिक साइंस के लिए। आप लोग दोबारा इसको देख लेंगे ताकि याद हो जाए। अगला प्रश्न है, माधव निदान पुस्तक संबंधित है? तो ये रोग विज्ञान से संबंधित है, रोग विज्ञान से। और ये सुश्रुत शल्य क्रिया वाला है, सुश्रुत संहिता है, इससे संबंधित इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो 2011 में किसका हुआ था? दक्षिणी सूडान का। दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में हुआ। दक्षिण सूडान साउथ अफ्रीका में है और ये 196 या 95 देश में था। 196 ही था, हाँ। राजधानी इसका पूछता है दक्षिण सूडान का, तो जुबा हो जाएगा, जुबा हो। पूर्वी तिमोर भी हाल ही में हुआ था, ये 2002 में हुआ था। उत्तरी कोरिया तो काफ़ी पहले हो गया था।
अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में। और 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी देश में हुआ था, फिजी में हुआ था। हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है हिंदी तो प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा भी उस समय मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। और आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये AGI हैं। और DY चंद्रचूड़ ये माननीय चीफ CGI हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। ऊपर डिस्कस किए, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के हैं। संबंधित है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षण विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है और इस विभाग के अन्य अधिकारी कैग के अधीनस्थ कार्य करते हैं। इसका कार्यकाल अगर पूछता है तो 6 ईयर्स होता है या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न मैथ और रीजनिंग से है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूंगा, मैथ रीजनिंग आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके बनाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही हम लोग रुक्मणी वॉल्यूम का GK GS कवर करेंगे 20 प्रैक्टिस, उसके बाद मैं मैथ का करवा दूंगा आप लोगों को। इवन मैथ और रीजनिंग साथ साथ करवा देंगे। कैग से संबंधित एक और प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यही CAG कैग का होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगला प्रश्न है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है? तो ये बुद्ध के जन्म से है। तो दोस्तों रुमिनदेई एक लघु स्तंभ लेख है जिसे अशोक ने खुदवाया था। ये नेपाल की तराई में स्थित है, नेपाल की तराई में है। संबंधित फैक्ट है कि अशोक ने लुम्बिनी गांव में भू राजस्व की मात्रा 6वां भाग से घटाकर 8वां कर दिया था तथा चूंकि ये बुद्ध जी के जन्मस्थली गांव लुम्बिनी गांव को धार्मिक कर को कम कर दिया गया था। अच्छा, CAG 148 से आर्टिकल 151 में, मैंने आर्टिकल कवर नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस बी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम में कौन सा मतलब किस टाइप का किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी करंट में चल रहा होता है, तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने
आईपीसी, सीआरपीसी, आईए को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया था। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने 1793 में संहिता नामक न्यायिक संगठन की स्थापना किया था संगठन का स्थापना किया था। कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा राजस्व तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर से न्यायाधीश तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई थी। जिला अदालतों के लिए जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो अभी तक वर्तमान में ये चलते आ रहे हैं। अच्छा, इसी से संबंधित जैसे न्यायिक संगठन से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन आपको याद होगा, ये भूमि सुधार से है, भूमि सुधार तथा बंगाल विभाजन से संबंध है। लॉर्ड एटली लेबर पार्टी के थे और ये भारत जब आज़ाद हुआ था तब ये वहाँ के ब्रिटेन के पीएम थे। लॉर्ड मेयो ये वायसराय थे। इनकी हत्या अंडमान निकोबार में कोई भारतीय थे, शेर अली द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो का मोय मोय हो गया था, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान थे। अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानते हैं कि इन्होंने 1757 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली मथुरा और आगरा को लूटा था तथा आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और नजीब खान को मीर बख्शी नियुक्त किया था। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। टोटल आक्रमण ये 8 बार आक्रमण किया भारत पर, 8 बार आक्रमण किया। और इसी का सेनापति था नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली वंश की स्थापना किया है बाद में। अच्छा, कब से कब तक पूछता है? तो हाँ, 1748 से 1768 तक किया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में 1824 में हुआ। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा था, वेदों की ओर लौटो। हाँ, इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश का रचना इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। इन्हीं की जो अभी हाल में मालिनी अवस्थी इनकी शिष्या थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े को बनाए। तो यमुना का दोस्तों यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, गोदावरी हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र और महानदी सिहावा। दोस्तों बात करें यमुना की सहायक नदी की, तो यमुना की सहायक नदी हो जाती है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। कृष्णा नदी पश्चिमी महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी है आप लोग ऐसे घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा,
ये सब कृष्णा नदी की है। गोदावरी की सहायक नदियों में पूर्णा और पेनगंगा है, पेनगंगा वेनगंगा। महानदी की दो याद रखिएगा, एक जोक नदी, एक इब, ये पूछता रहता है। 39 कह रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया सबको पता होगा, ये राजस्थान से है। इसका एक पिक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कालबेलिया में कुछ खास नहीं है, खास फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। तो मुद्रा बाजार के असंगठित होता है वही साहूकार, सराफा, चिट फंड, ये सब असंगठित है। संगठित में सहकारी, वित्त और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है। तो दोस्तों न्यूनतम तरल अचल संपत्ति को बोलते हैं, अचल संपत्ति, ट्रेजरी, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये क्रिप्स मिशन के लिए बोले थे महात्मा गांधी ने। कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स मिशन को समझ लेते हैं। ये क्रिप्स मिशन का डायग्राम कब आया, 1942 में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। घोषणा कब हुआ, 11 मार्च 1942 को, स्थान लंदन में। घोषणाकर्ता थे विंस्टन चर्चिल, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे। अध्यक्ष थे इसके स्टैफोर्ड क्रिस और वायसराय तत्कालीन थे लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में आया 30 मार्च 1942 को। प्रावधान इसमें था डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना की बात है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन, भारत की रक्षा की जिम्मेवारी, अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रांतों और देशी रियासतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार। प्रतिक्रिया में क्या हुआ, सभी भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसको देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो इनका स्थान दोस्तों अब्बास तैयब जी ने लिया था। रिलेवेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। दोस्तों नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया गया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन समझौते के साथ खत्म किया गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। सभी को पता है ये BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के लिए गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। दलित वर्गों की ओर से अम्बेडकर द्वारा और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। यरवदा जेल स्थान था पूना में, गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। घोषणा 16 अगस्त 1932 को। और इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के पक्ष में थे, जो उनके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। वह सम्मेलन में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जी इस विचार के खिलाफ थे। जब ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों को सांप्रदायिक पुरस्कार देने का फैसला किया, तो उन्होंने पूना जेल में उपवास भी किया था। आगे है, गांधी जी ने पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना पैक्ट के बाद 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर से एक बार, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत 20-20, बिहार 18। दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। और इसी बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 लंदन। तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे जी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला मैथ का है, देख लेंगे। अगला प्रश्न है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो दोस्तों ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। एशिया की सर्वप्रमुख फसल धान है। इस कारण एशिया संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। चावल भारत में भी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई और उत्पादित किया जाने वाला फसल है, और ये भारत का मुख्य खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन को नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। 1996 का ये था। 96 में क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। इसमें थे 3, शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा, काल। इनफैक्ट काल है, पर काल से याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। काल, ये एल फॉर लॉरेंस, ए अलेक्जेंडर और सी फॉर क्रिप्स। क्रिप्स पूरा नाम है इनका एस्ट्रोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर काल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंची थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1986 को प्रकाशित हुआ था, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल और अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता का स्थिति प्राप्त किया गया था। दोस्तों मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ 1980 ने संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति सीमित दी थी। मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा 1980 ने न्यायालय को न्यायिक समीक्षा और अधिकारों को संविधान को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने भाग 3 और भाग 4 को बीच संतुलन स्थापित किया और एक दूसरे को पूरक घोषित कर दिया गया। इससे पहले था कि भाग 4 को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 64 है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी।
44वें संशोधन से पूर्व आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रहता था, लेकिन इसको आपातकाल के लिए अब प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से ही इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, पर ये एंड ऑन जब तक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर उद्घोषणा की जाती है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 352। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? अगला प्रश्न ये है। तो बांग्लादेश की आज़ादी वी ऑल नो 1971 में मिला था। हाँ, वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यह 17 सितंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। इसको पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश की मुक्ति, भारत की विजय, 16 दिसंबर 1971। इस युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की ओर से लड़ने वाले अब तक के सबसे ज़्यादा 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। आत्मसमर्पण किया गया था उस समय। ये वो ऐतिहासिक पिक्चर है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम नॉन अलायंस मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई। सही है, नेहरू जी भाग लिए थे। और दूसरा है, सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, गुट निरपेक्ष नीति अपनाए जाने के कारण विश्व शांति को बढ़ावा देना और शीत युद्ध के दौर में तनावों में कमी लाने के लिए गुट निरपेक्षता को नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रूस की राजधानी मॉस्को सुमेलित है, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, चीन की राजधानी बीजिंग है, इसलिए सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लंदन से वार्सो के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वार्सो से ओस्लो, तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? तो इस देश में पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ, उसके बाद आप ही डिसाइड करना कि कौन सा देश आएगा। तो दोस्तों, ये है लंदन। लंदन से चले माफ़ कीजिएगा, लंदन से ओस्लो, ओस्लो से वर्षा और वर्षा से फिर लंदन। तो बीच में कौन होगा? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। और वर्षा किसका है? तो ये पोलैंड का है। तो आप लोग बताएं बीच में कौन सा हो गया? डेनमार्क। तो इस तरह से मैप देख लिए तो आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया कि लंदन, यूनाइटेड यूके, नॉर्वे और पोलैंड के बीच में कौन सा आएगा? डेनमार्क। बीच में जर्मनी है। एक बार आप लोग पुनः इसे देख लीजिएगा, सबका स्थिति देशों का। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित है? तो दोस्तों, ये इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 9 लिपियाँ प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है 243E। ये उसके टाइम पीरियड को बताता है। बी है त्रिस्तरीय पंचायती राज के संबंध में है। ओ हो गया संरचना शक्ति से है। और एन चुनाव से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कैसे किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था? तो ये बी है अशोक मेहता समिति। हाँ, सरकारीय समिति है तो सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध से है।
जीवी के राव ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान की सिफारिश है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, कौन सा है, इसका एक इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। नीति आयोग पूर्व नाम योजना आयोग, गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और ये प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान में ये दोनों हैं। और भी डिटेल्स आप लोग देख लेंगे इसको, समय का अभाव है, मैं थोड़ा स्पीड होने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो रोजगार से संबंधित ये मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वाला है। ये आरएमए से नहीं है, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है। इसके अलावा ये सपोर्ट टू ट्रेनिंग एसटीपीए हो गया। और एनआरएम है, नेशनल रूरल संबंधी कुछ है, लिवलीहुड संबंधी। तो आरएमएस से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों प्लिनी द्वारा पता होगा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है। जियोग्राफी का ये लिखा गया था स्ट्रोबो द्वारा। इसका राइटर का पता ही नहीं है कि कौन लिखा। और इंडिका तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 75 इसका आंसर होगा डी, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। रीजनिंग है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जफर खां था, ये मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से कार्यकाल था इनका 1316 तक। अगला है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है। तो दोस्तों ये काला बजट 1973-74 कहाँ है, यहाँ 1973-74 में प्रस्तुत किए गए बजट को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय बजट 1973 को भारत के काले बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बजट घाटा 550 करोड़ का हुआ था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1859। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो भारत में है ये कामेट है, कामेट उत्तराखंड में है, बाकी सब नेपाल और चाइना नेपाल में है। ये नामचा बरवा पूरी तरीके से चीन में है। मकालू नेपाल चाइना बॉर्डर और अन्नपूर्णा नेपाल में। कौन सा मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो भारतीय नागरिकों के लिए हाँ ये होगा इसका आंसर बी, 15, 16, 29, 24 और 26। इसको एक बार पिक्चर में समझ लेते हैं। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। 15 में क्या था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ये भारतीय के लिए ही है। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अगर ये दूसरे सीट मतलब विदेशी नागरिकों के लिए भी रखा जाए मूलाधिकार, तो आके आपके बीसीसीए का नोटिफिकेशन निकलेगा, कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी आके बोलेगा कि हमको इसमें रोजगार दीजिए,
इसलिए उनको इससे वंचित रखा गया है। 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, बोले कि हाँ हम तो बोलेंगे, ये हमारा राइट्स है, तो इसे ये भी वंचित है। इनफैक्ट भारत के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत के संबंध में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि भारत का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इसको रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कहता है कि COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। नहीं, COP28 हो गया है, ये UAE में हुआ था। 27वां कहाँ हुआ था? मिस्र में। दूसरा कहता है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 1995 में आयोजित, हाँ सही है। तीसरा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अभी हाल में इसका 29वां, 30वां और 31वां, तो 29वां होगा 24, 25, 26 में पूर्वी यूरोप समूह, पूर्वी यूरोप 24वां, 25वां होगा ब्राज़ील में और 26वां होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है यूनेजिक्स होगा। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। तो सीबोर्गियम नाम दिया गया है तत्व 106 को। अच्छा, इसी में जैसे कि अब 99 है, तो 99 को आइंस्टीनियम है, 101 को मेंडेलेनियम है, 102 नोबेलियम, 103 लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही है। तो 106 सीबोर्गियम हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको। और परक्लोरिक हो गया HClO4। पिकरिक का हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H3N3O7। अगला है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बनते हैं। 101 के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनाइक एसिड होते हैं। ये रेटिनॉल इससे जुड़ा हुआ विटामिन ए से। विटामिन ए के तीनों रूप है ये। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। इसका मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन है। एक की कमी से रतौंधी हो जाता है, जीरोफिलेथेलिमिया रोग हो जाता है। डी की कमी से कैल्सीफोरोल नाम है इसका। और सी का रासायनिक नाम है सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और बी का कंबाइन रूप से थायमिन, जैसे B1 का थायमिन है। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल डेल्टा P इज टू डेल्टा X बड़ा और बराबर है H/4 के। तो ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। 103 कहता है कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, हृदय पेशी या कंकाल, हाँ नहीं, हाँ चिकनी पेशी को, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। ये स्तरित पेशियाँ होगा, चिकनी पेशियाँ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी।
चिकनी पेशियाँ ये तथा हृदय पेशियाँ अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। यह अनैच्छिक पेशियाँ है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, जैसे हार्ट वर्ट होता है, ये सब हमारी इच्छा के हिसाब से कार्य नहीं करती है। अगला है वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये एक स्पीसीज की 2 वेस्टियों में, इसका आंसर होगा 105 कहता है कि एम्फीबियनों में नहीं होता है। तो एम्फीबियन में क्या शल्क नहीं होता है? शल्क स्केल जो मछली के ऊपर कवर होता है वो स्केल कहते हैं शल्क। एम्फीबियन किसको कहते हैं? तो जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। और हाँ, जैसे कि मेढक हो गया। अगला रीजनिंग है, देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, ये विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कैल्शियम से जैसे कि ये जोड़ों में पेन होने लगेगा, फ्रेजाइल बोन्स हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको। अगला है 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 ms के नियत वेग से फिसल रहा है। उस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब कैसे 0 होगा? तो 0 इसका F बराबर है ए में फॉर्मूला है। हम्म 123 कहता है कि तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्व में कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से जैसे कि आप मान लेते हैं, पहले क्या है? 9। तो 9 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और 7। और उसके बाद है अगर सी देखा जाए, सी इसका आंसर है ना? हाँ, सी। तीसरा 17। 17 का क्या होगा? तो 17 का होगा 2, 8 और 7। तो ये इसके साथ साथ बाहरी में है। तो इस प्रकार ये समान समूह से संबंधित रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ICAN का सही पूर्ण रूप है? तो ICAN का पूर्ण सही रूप है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये एक गैर लाभकारी निजी संगठन है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंटरनेट से संबंधित कार्यों को देखता है। अगला प्रश्न है, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है? तो शक्कर के परिवर्तन में ये होगा ऑक्सीकरण, CO2 ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ये अपरा का विकास नहीं होता है, एस्ट्रोजन नहीं, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है इसमें, टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों सही है, इसका आंसर सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो दोस्तों विद्युत का चालन किसमें? अम्ल और क्षार में होता है। तो क्षार इसमें है, अम्ल क्षार तो है ही, अल्कोहल अम्ल है, तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं। सुचालक में अम्ल और क्षार होते हैं। अम्ल में H+ आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार क्षार में OH-, अम्ल में H+ आयन, ये OH- आयन, ये दोनों सुचालक हैं। आप लोग देखे होंगे बैटरी का पानी में जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनात्मक आयन बनता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक आयन बनता है। तो जिसमें आयन है वो विद्युत का सुचालक है, और जो कार्बनिक यौगिक है वो कुचालक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड का गुण नहीं है? नहीं, 28 छूट गया, सॉरी, गलत वाक्य चुनिए। गलत वाक्य में है डी, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ये गलत बात है, केंद्रक नहीं होता है। सही है कि एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवों का प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। सही है। व्हिटेकर द्वारा कोशिका संरक्षण पोषण के स्रोत और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी है। इसको इमेज से समझते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक में DNA है और न्यूक्लियस है, इसमें ये चीज़ नहीं होता है। और इसमें क्या होता है क्या नहीं, ये डिटेल्स यहाँ से देख लेंगे। हाँ, यूकैरियोटिक एनिमल, प्लांट, फंगी के एग्जाम्पल्स हैं, और ये बैक्टीरिया में होता है। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें एब्सेंट रहता है। उसी के बाद बहुत सारे आप लोग डीप में देख लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का गुण, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। अगला है कि ये रो का साइन है। रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? ये रो ही होगी। रो को कितने बराबर भागों में काट दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है, और ये केवल तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि इसके लंबाई और क्षेत्रफल से स्वतंत्र प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल को से स्वतंत्र रहता है। अच्छा, ये रो का सिंबल है, इसको सिंबल सबको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये जानकारी के लिए है कि सारे जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे, कुछ चीज़ें छूटी होंगी, वो रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगा। अगला है कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये सतत वर्णपट प्राप्त होगा। रंगों का एक क्रम का है वीब ग्योर, और हिंदी में बैजानी है पिनाला। याद कर लीजिएगा आप लोग। इमेज देखा था इसका, पिक्चर में कुछ खास नहीं है। V4 हो जाएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैजानी है पिनाला। अगला प्रश्न है, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है? तो ये होगा लकड़ी, कागज, ये तो जैव वाला है। पॉलीथीन, हाँ ये हो सकता है, ये जैव जैव है, ये भी अजैव है। तो इसका आंसर डी 2 और 4 हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, कवकीय एंजाइम। अगला है एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के होने वाले रोग हैं एम्फेसेमा। अगला रीजनिंग है, देख लेंगे। और ये है आपका आंसर की। किसी प्रकार का संशय होने पर आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।